आपने जो सवाल उठाए, इस सवाल पर मैं आऊंगा आपके पास थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले पीके मिश्रा साहब, अबूझबाड़ में नक्सली कैंप में हाईटेक सोलर सिस्टम की तस्वीर नजर आ रही है। सोलर सिस्टम की मदद से लैपटॉप और प्रिंटर का इस्तेमाल किया जा रहा है। करेगुट्टा की पहाड़ियों पर हथियारों की फैक्ट्री की बात है। पहाड़ी पर हथियार बनाने के मशीन और लेथ मशीन, इसका जिक्र किया गया है। जहां पैदल जाना मुश्किल है सर, वहां पर इतने हेवी मशीन के पार्ट्स कैसे पहुंचाएंगे? एक कमरे के साइज के बराबर इसके पार्ट्स होते हैं। तो इसने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, मैं क्लियरली बताना चाहता हूं कि दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमको उनसे सीख लेना चाहिए। जो चीज हम सोचते हैं कि नहीं हो सकता है, वही चीज दुश्मन करेगा। मैं इसके पहले आपके ही चैनल में, जब करीगुटा का ऑपरेशन हुआ था और उसमें 31 नक्सलाइट्स मारे गए थे, उसमें क्लियरली बताया था ये लेथ मशीन रायपुर से आया था और ये कम से कम 4-5 साल पहले आया था और ऐसा जगह पर करीगुटा में रखा गया ताकि उसको पता ना लगे। और ये देखिए, उसमें 4 फैक्ट्री है, वेपन बनाने का 4 फैक्ट्री है, 4 बंकर में, जिसमें उन्होंने डीजीएल बनाते थे, जिसमें उन्होंने लंचर बनाते थे, राइफल बनाते थे, 12 बोर बनाते थे, कट्टा बनाते थे, और एक था ट्रेनिंग का, और लेथ मशीन में ये सब चीज बन रहा था। अब ड्रोन के बारे में बता रहे थे, अभी हम सुन रहे थे एक स्पीकर को। ये ड्रोन 2018 से हैदराबाद से मंगाए गए हैं। आई रिपीट, these drones were brought from Hyderabad from 2018 और वो 2019 में सीआरपीएफ कैंप के ऊपर, बस्तर में जितने कैंप है उनके ऊपर सर्वेलेंस रखने के लिए ये ड्रोन्स 2019 में इस्तेमाल हुआ था। हमको उसी टाइम से ही चौकन्ना रहना चाहिए था, ना कि ड्रोन मिलने के बाद। हम इसके ऊपर बिल्कुल चर्चा करना चाहिए। ये ड्रोन कहां से आया? ये ड्रोन हैदराबाद से लाया गया है और लेथ मशीन रायपुर से हमारे जो है उनके जो गांव वाले हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, ये चढ़ा है। 2 पॉइंट मैं क्लियरली बताऊंगा। आप ये बताएंगे कि वेपन्स कहां से आते हैं? वेपन्स अभी भी आ रहे हैं। वेपन्स आपके जो है, ये कि नहीं कि वो हमारे ट्रूप्स से, सिक्योरिटी फोर्सेस से छीन के लेते हैं। उनके वेपन्स आता है म्यांमार से, उनके वेपन्स आता है नेपाल से। रूट, म्यांमार का रूट जो है थ्रू मिजोरम, और उसमें सिंघाट होकर के चूड़ाचांदपुर, और चूड़ाचांदपुर से आ जाता है, यहाँ पर पहुंचता है, और नेपाल के थ्रू में भी ये वेपन्स आता है। और उसमें उनको जो पहले कॉर्पोरेट से उनको सपोर्ट मिलता था, जो फंड्स का सपोर्ट मिलता था, आई विल टेल यू आसिफ, ये फंड्स जो है अभी हमारा चेक हो रहा है कि जो जो फंड्स दे रहे हैं उनको पकड़ना चाहिए। इसके साथ बहुत बड़ी चीज आ गया है, इनको फंड्स अभी आईएसआई दे रहा है, इनको फंड्स अभी डीजीएफआई दे रहा है। आई रिपीट, उनको आईएसआई और डीजीएफआई बांग्लादेश उनको फंडिंग कर रहा है। और वन मोर पॉइंट आई विल ऐड, इनका फंडिंग अभी एमएसएस चाइना भी कर रहा है। सिक्योरिटी विंग ऑफ चाइना जो पीएलए है, थ्रू म्यांमार इनको फंडिंग करा रहे हैं। तो ये 3 कंट्री जो है डायरेक्टली इन्वॉल्व है वेपन्स भेजने में और फंड्स देने में। इसलिए हमको बड़ा चौकन्ना रहना चाहिए। और पर्टिकुलरली म्यांमार से उनको वेपन्स मिजोरम के थ्रू में, आई रिपीट, मणिपुर के थ्रू में नहीं आता है, मिजोरम के बॉर्डर से आता है, और वो वहां से आसाम को आकर के वहां से उनके पास पहुंचता है और टिडिम रोड का इस्तेमाल होता है। ये ऑल दिस थिंग्स डेफिनेटली हमारा जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके पास होगा। और हमको अभी ऐसा नहीं है कि जस्ट उन्होंने इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस हमारे अगेंस्ट पे लगाएंगे, लेकिन हमको 31 मार्च 2026 का टारगेट है, जो कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने तय करके रखे हैं। और हमको जरूर उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे लेथ मशीन पहुंच गया रायपुर से लेकर के करीगुट्टा के जंगल में, जैसे अभी सोलर सिस्टम से वो लैपटॉप और प्रिंटर काम करा रहे हैं, जैसे उन्होंने वेपन्स बना रहे हैं, जैसे उन्होंने ड्रोन्स ला रहे हैं, जैसे उन्होंने वेपन्स ला रहे हैं फॉरेन से, जैसे फंडिंग आ रहा है उनको दूसरे सिक्योरिटी एजेंसी से, फॉरेन से, इसके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। कोरियर कौन है?
मेन चीज है वेपन्स म्यांमार से आया, कोरियर कौन है उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ये छोटी छोटी बात नहीं है, क्योंकि ये वेपन जो उन्होंने हमसे छीन करके लिए थे वो चीज खत्म हो गया है। अब वो वेपन अपना पुलिस फोर्स से, सिक्योरिटी फोर्स से छीन करके नहीं ले सकते हैं। वेपन उनको पीएलए दे रहा है, वेपन पीएलए दे रहा है, और ये आ रहा है म्यांमार और नेपाल के बॉर्डर में। एंड वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, एंड आई होप फॉर द बेस्ट कि 31 मार्च तक हम जरूर इसके ऊपर हासिल करेंगे और इसका अंत होना चाहिए। लेकिन हम दुश्मन को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए, यही मैं बता सकता हूं। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही आपने कहा। एक सवाल लेते हैं, हमारे साथ प्रेम कुमार साहब है, वरिष्ठ पत्रकार। और प्रेम जी, आपने डॉक्टर पीके मिश्रा साहब को सुना, एक बड़ा सवाल, कई मसलों का इन्होंने जिक्र किया, पूरे नेटवर्क का इन्होंने जिक्र किया, कई ऐसी चीजें हैं जिसे इग्नोर नहीं कर सकते। इसके साथ ही कि छत्तीसगढ़ में सरेंडर एक नक्सली ने खुलासा किया था कि बर्मा से ऑटोमेटिक हथियारों और कारतूस की सप्लाई होती। अब ऐसे में सवाल उठता है कि बॉर्डर पर भी निगरानी बढ़ाने की जरूरत है, और मौजूदा जो एक्शन चल रहे हैं इससे आपको क्या लगता है कि उनके नेटवर्क पर इसका कितना असर पड़ा होगा? जी शुक्रिया अमृत जी। हम जो चर्चा कर रहे हैं, देखिए बेसिक बात, हम अपने हमारे साथ वरिष्ठ अधिकारी हैं, सीआरपीएफ से हैं, बीएसएफ से हैं, सबके पास बड़े बड़े अनुभव हैं। लेकिन एक बात हमें समझनी होगी कि दुश्मन अपने देश के भीतर दुश्मन नहीं होते, दुश्मन तो सीमा पर होते हैं, बॉर्डर पर लड़ते हैं, अपने देश के भीतर अपराधी होते हैं। ये बेसिक बात है और ये इस बात को हमको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो हथियार बरामद हो रहे हैं और ऐसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में जिसमें कि नक्सलवाद को खत्म करने का टाइम लिमिट सेट कर दिया गया है, तो इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में नक्सलियों के से ये बरामदगी उनकी सफलता के रूप में देखें या कि इस पूरे हिंदुस्तान सरकार की विफलता के रूप में देखें। बहुत अच्छे से हमारे मिश्रा जी ने भी बताया कि कैसे मिजोरम के रास्ते से और सारी चीज सब कुछ मालूम है, हमारे देश के संस्थान को, खुफिया एजेंसियों को सब कुछ पता है, फिर भी एक सिस्टम कैसे फल फूल रहा है। वो इलाका, ये बहुत चर्चा में आता है कि वो इलाका विकसित नहीं है, वहां जाना मुश्किल है, दुर्गम है, और यही तर्क हमारा चाइना भारत के बॉर्डर पर भी रहता आया है। वहां लॉजिक कुछ और था, या दोनों के लॉजिक में भी एक समानता है। नक्सली नहीं चाहते कि ये हम सड़क बनने दें ताकि पुलिस वहां तक पहुंच सके, और हमारे देश के बॉर्डर पर भी ये थिंकिंग रही कि हम वो आसान नहीं रहने दें कि चाइना ही हमारे बनाए हुए रास्ते का इस्तेमाल करके हम तक आ सके। ये एक थ्योरी रही है। तो लेकिन ऐसे में हमें ये देखना है कि इस क्या नक्सली की थ्योरी पर देश चलेगा? नक्सली नहीं चाहेंगे सड़क ना बने तो क्या हम सड़क नहीं बना पाएंगे? ये क्या हमारी अक्षमता नहीं है, हमारी विफलता नहीं है कि हम सड़क नहीं बना पा रहे? अरे पहली लड़ाई यहीं लड़ लीजिए कि आदिवासियों के बीच में आप सड़क बनाएंगे। इसके बाद दूसरा, नक्सलियों का मूल हथियार क्या है? ये हथियार तो वक्त जब लड़ाई होती है, जब उनकी योजना बनती है, उस पर इस्तेमाल होती है। लेकिन हथियार उनका मूल हथियार है कि नक्सलियों पर एक्शन के नाम पर जो कुछ होता है उसमें जो इनोसेंट आदिवासी पीड़ित होते हैं उस इमोशंस का वो इस्तेमाल करते हैं। अगर एक दो उदाहरण भी आदिवासियों के पीड़ित होने का होता है तो उसको वो वहां समझा लेते हैं कि ये लोग जो है आदिवासियों के दुश्मन हैं। तो दरअसल आदिवासियों के दुश्मन हमारी सरकार नहीं है, हम नहीं है, कोई नहीं है, लेकिन ये नक्सली उसका फायदा उठा लेते हैं। तो देखिए सलवा जुडूम चला था, हमारी अदालत ने उसको इल्लीगल बताया, तो अब उससे भी हमें सबक मिलता है कि हम संवैधानिक तरीके से काम करके नक्सलवाद का मुकाबला करना है। तो चैलेंज और बड़ा हो जाता है, आसान नहीं है।